डिस्कस करते हैं लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहेंगे। इससे पहले हमने लेवल 2 को डिस्कस किया था, जिसमें कि लेवल डिस्कस करने से पहले उसके लीक होने की जो न्यूज़ थी आ रही थी, तो वो कोई ज़्यादा उसमें आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, तो पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये तो मतलब ज़्यादा चांस है। अगर होता भी है तो वो बोर्ड के ऊपर है, सीबीएसई उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो लीक हो। ठीक है, तो आप उस पर फोकस ना करें। अब देखते हैं इसका स्कोर, आप जरूर शेयर करें। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथन से है, विद्यालय पाठ्यक्रम को, जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उसे विद्यार्थियों की जो संस्कृति होती है, संस्कृति के ज्ञान को उचित स्थान देने और मूल्य देने के लिए मतलब पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उसमें मूल्य देना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो जो हम पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाते हैं विद्यालयों में, तो उनकी जो संस्कृति है, उनका जो ज्ञान है, उसे उचित स्थान और मूल्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा इसमें कारण ये है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये भी हमारा कथन जो भी है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और आर यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपना स्कोर जरूर बाद में शेयर करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि जो सामाजिक और संरचनावादी विचार की हम बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी की बात करें, या फिर कह सकते हैं कि जो सामाजिक और सामाजिक के साथ में हम जाएंगे वाइगोत्स्की के साथ में, संरचनावादी के साथ में जाएंगे हम पियाजे के साथ में। तो ये जो दोनों साइकोलॉजिस्ट है, तो वो बात क्या करते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षार्थी जो होता है, अपने आप में शिक्षार्थी के वो प्रायोरिटी देते हैं, उसको सेंटर में रखते हैं, और शिक्षार्थी सक्रिय रूप से, यहाँ पर ध्यान देना है, सक्रिय रूप से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, पहले ऑप्शन में यहाँ पर व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, सक्रिय शिक्षण है, लेकिन यहाँ पर जो है टीचर को प्रायोरिटी दे दी गई है, टीचर को जो है सेंटर में रख दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोहराव की प्रतिक्रिया, यहाँ पर दोहराव का जो प्रायोरिटी मतलब दोहराव के को करने के लिए कहा गया है, दोहराने के से ये एकदम नकारात्मक में चला जाएगा, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय, तो अगर बच्चा है तो वो क्या ही सीख पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में यानी कि लर्निंग के बारे में सही नहीं है। तो अधिगम की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो इसमें नहीं है, जो इसके अगेंस्ट है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो अधिगम है वो एक उत्पाद के रूप में नहीं होता है, उसे हम एक प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विकास के क्रम में जो बच्चे हैं, बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित कर लेते हैं, यानी कि फाइन स्किल्स से पहले वो मोटर स्किल्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो मोटा मोटा काम होता है उनको करना, खेलना कूदना उठना बैठना, ये शुरू कर देते हैं। तो ये किस प्रकार का विकास दर्शाता है, तो ये किस प्रकार का विकास दर्शाता है, समीप दुरामुखी विकास दर्शाता है, जिसे हम प्रोक्सिमोडिस्टियल कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान ये सब शामिल होता है, तो ये होता है संज्ञानात्मक विकास में। जब मैंने पियाजे की वीडियो बनाई थी तो उसमें ये टर्म आपको समझाया था कि संज्ञानात्मक विकास के तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया, यानी कि रस्सी को ये क्या समझ रही है, जीवित समझ रही है, रस्सी को जीवित समझ रही है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वो कौन सी अवस्था में बच्चा ऐसे समझता है, तो बच्चा समझता है यहाँ पर सेंसरी मोटर में तो नहीं समझेगा, है ना, कॉन्क्रीट में तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, यानी कि जिसे हम मूर्त अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 होती है, तो ये भी इसकी विशेषता नहीं होगी। तो ये विशेषता होगी प्री ऑपरेशनल की, यानी कि सेकंड स्टेज की, जिसे हम पूर्व चलन अवस्था कहेंगे। ठीक है, जो कि 2 से 7 का पीरियड होता है, जिसमें बच्चे में एक जीववाद जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं, जिसमें बच्चा निर्जीव चीजों को भी जो है सजीव समझता है। तो इसीलिए बच्चे ने रस्सी को मतलब टोंट किया है कि इसने मुझे आउट कराया है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीप्त सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीप्त सिद्धांत यानी कि प्रोक्सी मोडेस्टियल जो प्रिंसिपल है वो इन्फेंसी
में मतलब उसकी क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है। इन्फेंसी पीरियड की अगर हम बात करें तो क्या उसमें भाषा विकास तेजी से होता है, और क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, या फिर सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। तो ये ज्यादा सकारात्मक है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म गतिक कौशल के साथ साथ इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। तो यही जो है शैशवावस्था की विशेषता है कि इसमें जो विकास होता है शारीरिक हो या फिर मानसिक हो या फिर सूक्ष्म गतिक कौशल का हो, तो बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी अभी कथन से है यहाँ पर। ठीक है, तो शिक्षार्थी जो पहले जानते हैं उनके उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कथन यहाँ पर सही है, जो उन्हें पता है उसके आधार पर ही वो आगे की चीजों को सीखते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ में जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान होता है, जब उसी के आधार पर हम उसको जोड़कर नया ज्ञान पढ़ाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके वास्तविक जीवन से कुछ एग्जाम्पल लेकर उसके आधार पर बच्चों को चीजें सिखाते हैं, तो इससे क्या होता है, उसकी जो जानकारी होती है वो सार्थक रूप से संसाधित होती है। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ए ओ आर यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, और व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, संस्कृति यहाँ पर अलग अलग होती है। इसी तरह का क्वेश्चन लेवल 2 में भी आया था, है ना। तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, बच्चों का विकास यहाँ पर सार्वभौमिक मतलब बताया है। तो क्या है, दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, ए ओ आर दोनों सही है, क्योंकि जो बच्चों में डेवलपमेंट होता है तो वो लगभग लगभग कह सकते हैं कि सभी जगहों पर जो है डेवलपमेंट बच्चों में यूनिवर्सली होता है। ऐसा कोई नहीं होता है कि एक बच्चे का विकास हुआ दूसरे का नहीं हुआ, तो धीमे से हुआ, देरी से हुआ, कुछ का तेजी से हुआ, लेकिन होता सबका है। तो कह सकते हैं कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। जब बच्चों को ये पता चल जाए ना कि जो कानून है, जो नियम है, वो बदले जा सकते हैं, है ना, तब वो अच्छा और बुरा डिसाइड करने लगते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क तर्क है कि नैतिक विकास कर्मिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही, ये लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि इसका एक सीक्वेंस होता है और वो इस चरण से गुजरते हैं, जिसमें कि उन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेज दी है। तो उनको मानते हैं कि ये सार्वभौमिक है और ये चरणों से स्टेप बाय स्टेप गुजरता है। तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना है। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो एक समावेशी शिक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो अगर हम एक निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ाएंगे तो हम जब समावेशी कक्षा के जो बच्चे हैं वो एक प्रकार के तो नहीं होते, वो तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो निश्चित पाठ्यक्रम से हम कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से है जो बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल सही बात है, वो तो हर एक बच्चे को अपनाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का बच्चा है, उन्हें वो बहिष्कृत नहीं करते हैं। और समावेशी शिक्षा का अर्थ की हम बात करें, उसे शिक्षा शास्त्र को अपनाना, यानी कि वो साइकोलॉजी को, पेडागोजी को बेस बनाकर जो है बच्चों की आवश्यकताओं का समर्थन वो करती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, लेवाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं। लेवाइगोत्स्की क्या प्रस्तावित करते हैं, जो बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए। तो उनके लिए क्या है, जब बच्चे सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वयं को स्वयं की भाषा को, स्वयं के विचारों को नियंत्रित या निर्देशित करने की लिए जो भाषा यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो निजी वोक होती है, यानी कि उसको इनर स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते टाइम इसको एक्सप्लेन भी किया था, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्षमता है जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी जो है मतलब ऐसी क्षमता है। तो अगर हम बात करें कि विकेंद्रीकरण, तो ये कौन सी है, ये है आपकी
पूर्व संक्रियात्मक की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक की, तो विकेंद्रीकरण आता है मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है। वस्तु स्थायित्व आता है आपका इंद्रिय जनित में, सेकंड स्टेज में, और इंद्रियों का समन्वय भी पहली ही स्टेज में आ जाएगा, इंद्रिय जनित में आ जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और परिकल्पित तार्किकता यानी कि हाइपोथेसिस कह सकते हैं, ये तो फोर्थ स्टेज में आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इन्हीं के चारों इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। ये तीसरी स्टेज की विशेषता यानी कि मूर्त संक्रियात्मक की। तो जब अलग करने की बात है तो हमारा आंसर हो जाएगा परिकल्पित तार्किकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता आकलन करने में मदद करता है। यानी अगर हम ये जानना चाहते हो कि भाई जो बच्चा है उसे कितनी गंभीर जानकारी है, उसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी विषय से संबंधित कितनी जानकारी है, अगर हम ये मूल्यांकन करना चाहते हो तो ऐसा मूल्यांकन करने में जो हम आकलन करते हैं वो हमें किस में मदद करता है। ऐसा करने से क्या होगा कि वे पर्सन जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, या फिर वे पर्सन जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे पर्सन जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या फिर वे पर्सन जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, है ना। तो वे पर्सन जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, तो हमें ऐसे पर्सन पूछने चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, हमें आकलन करने में मदद मिलेगी कि वे पर्सन जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के बारे में पूछते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन हमें उससे पूछने चाहिए, यानी कि जानकारी एकदम सटीक वे में जाए, ठीक। क्वेश्चन का अर्थ ये है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच, जो मतलब ज्ञान है और जो भावनाएं हैं उनके बीच में संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो संज्ञान और भावनाएं दोनों से स्वतंत्र है, या फिर भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जो है निर्भर करते हैं। तो ये मतलब एकदम विपरीत नहीं है, ये आपको ध्यान देना है कि एक दूसरे से विपरीत नहीं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से मतलब प्रभावित होते ही। ध्यान आपको रखना है कि आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन कई बार आप इमोशनल सिचुएशन में फंसते हैं, तो आपकी भावनाएं आपसे कुछ गलतियां करा देती हैं। जैसे कई बार एग्जाम में आप सब कुछ आते हुए भी डर जाते हो, तो एक तरह का जो भाव डर वाला आपके अंदर आ जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो आपकी भावनाओं से कोरिलेटेड है, या फिर एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। यानी कि अगर हमें बच्चों में भाषा के विकास को संसाधित करना है, उसे सुधारना है, तो कौन सा कार्य हमें करना होगा। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना करे, मातृभाषा को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, ठीक है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, ये ज्यादा सकारात्मक है, ये हमारा आंसर है कि हम अगर भाषा के विकास की बात करें तो हमें क्या करना होगा। जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, अमूर्त अवधारणाओं का मतलब ये होता है कि हमें कोई पिक्चर, या फिर कह सकते हैं कि उसमें कोई जैसे कि बादलों में जहाज कैसे उड़ता है ना, ये सब कुछ सिखाना है। तो वो अपने आप में अमूर्त अवधारणा है, ठीक। अमूर्त अवधारणा को हमें ठोस उदाहरण देकर जो है उपयोग करके उन्हें समझाना होगा, ठीक। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अभिप्रेरणा की जो आरोपण है, आरोपण सिद्धांत में होता है कि मैं फेल क्यों हुआ, मैं पास क्यों हुआ, तो एक तरह से आरोपण उसको बोलते हैं। तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। जब हम अपने आप को एक कोसते हैं, टोंट मारते हैं, तो होता क्या है, और बेस्ट कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। आप एक बार फेल हो जाओ तो अगली बार जो है डबल एनर्जी से आप पढ़ाई करते हो, और मोटिवेशन से पढ़ाई करते हो, डबल मोटिवेशन से पढ़ाई करते हो। तो ये क्या है अपने आप में, तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या फिर असफलता सफलता दोनों के लिए बाहरी। तो एकदम हमेशा नकारात्मक होता है।
सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सफल हुए तो कहीं ना कहीं आप अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, और अगर आप असफल हो गए तो सीधी सी बात है आप सिर्फ और सिर्फ बाह्य रूप से प्रभावित थे। अगर आप असफल हो भी जाते हैं तो अगर आप बाह्य रूप से प्रभावित होते हैं तो आप अगली बार कोशिश करने या बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना उसमें नहीं होती है। लेकिन अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। जो वंचित वर्ग से आते हैं, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कोई नैतिक रूप से पिछड़ा है, तो जब वो वंचित वर्ग से आते हैं, किसी के पास मतलब पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कोई किसी संस्कृति से पिछड़ा हुआ बच्चा है, तो ऐसे बच्चे होते क्या है, समावेशी शिक्षा से उनको पढ़ाया जाता है, तो उनके समावेशन के लिए क्या किया जाता है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अलगाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अलग कर देंगे तो नकारात्मक माना जाएगा, समूह में विभाजित कर देंगे तो ये भी नकारात्मक माना जाएगा, और पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करेंगे तो ये भी नकारात्मक माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय जो तनुज है अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। यानी कि जो रोचक कार्य है, रोमांचित कार्य है, उसमें तो वो अपने आप को आगे रख रहा है, और जो इजी है, सरल है, उसमें अपनी बहन को आगे रख रहा है ना, जो एक तरह से लड़कियों के लिए अक्सर माने जाते हैं। ठीक, तो ऐसा करके क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंकती, तो ऐसा अगर उसका विचार है तो क्या वो कैसा मतलब इसमें दर्शाता है, जेंडर समता को या फिर संबद्धता को, समानता को? नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को, रूढ़िवादिता को, यानी कि उसका जो विचार है स्टेरियोटाइप है एक तरह से, मतलब जो परंपरा के अनुसार जो विचार बन जाते हैं उनको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य की हम बात करें, लेवल 2 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो पठन वैकल्य क्या ये शारीरिक समन्वय की कठिनाई होती है, या फिर रचनात्मक समस्या समाधान में होती है, या फिर स्थानिक समझ जानकारी में, या फिर ध्वन्यात्मक? तो ये क्या होता है, जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, यानी कि बच्चे को साउंड में और उसके प्रतीक के साथ में साउंड को मैच करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने लेवल 1 में भी आपको बताया था कि ABC इस तरीके से लिखा है, तो ये जो प्रतीक होते हैं इनकी साउंड जब प्रोनाउंसिएशन होती है उनको मैच करने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो ध्वन्यात्मक संस्करण में उसको कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो समस्या समाधान यानी एक तरीके से नहीं हुई तो दूसरे तरीके से, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से, जब इस तरह की बात की जाती है तो आप सारे चिंतन के अकॉर्डिंग बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए, जिससे समस्या समाधान करने में बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, अपसारी चिंतन की विशेषता क्या है, जबकि अभिसारी चिंतन की विशेषता क्या है? ठीक है, तो डाइवर्जेंट की विशेषता क्या है और कन्वर्जेंट की क्या है? तो अगर हम बात करें डाइवर्जेंट की, तो गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, और अब अभिसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गलत है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये गलत, एकदम अपोजिट यहाँ पर रखा हुआ है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान परिस्थित है, एक सही समाधान परिस्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो अपसारी चिंतन तो क्या करता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है ना। डाइवर्जेंट में होता है बच्चा एक नहीं कई सारे पक्षों से सोचता है, और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर होता है, यानी वो एक ही पक्ष पर सोचता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा किसे? जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होगा, गलत हो जाएगा, हमें कंपैरिजन नहीं करना है, और एक पैमाना हमें बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है। एक आकलन एक छात्र सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, या फिर छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी जो जिससे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिल पाए, और कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि एक सफल आकलन हम उसे ही मानेंगे जिसमें हमें प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि एक विशेषता कौन सी है? उपयोगी जो फीडबैक है हमारे लिए, जो आगे का काम करेगा एक लेसन प्लान बनाने में या फिर आगे की प्लानिंग बनाने में, तो हम उसको उपयोगी प्रतिपुष्टि मानेंगे।
तो उसकी विशेषता क्या होगी? यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, या फिर यह सामयिक या फिर विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, या फिर यह व्यापक और सामान्य होती है। तो ये अपने आप में क्या है, व्यापक होती है और सामान्य होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के साथ में मैच नहीं खाता है, आपको ये बताना है। अगर हम तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करें तो देखो, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी नहीं, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी, या फिर नहीं, इसने पूछा है मैच खाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक, दूसरों को समझने, उनके साथ संबंध स्थापित करने, जो अंतर्व्यक्तिक होता है यानी कि इंट्रापर्सनल होता है, तो वो दूसरों के नहीं, वो तो अपने अपने को समझने, अपनी कौशल जो उस पे स्किल्स होते हैं उस पर काम करता है। ठीक है, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, या फिर संगीत में क्या होता है, प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो प्रदर्शन या फिर रचना करने के कौशल, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना, क्योंकि स्पेशल में जो है स्थान को लेकर होना चाहिए था, प्रकृति के जो वातावरण की है तो वो तो प्राकृतिक बुद्धि होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बचता है, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो वो क्या करेगा, अभिप्रेरणा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा दंड के भय से आती है, दंड हमें बच्चों को नहीं देना है। अभिप्रेरणा बाहरी पुरस्कार, जब बच्चा आंतरिक रूप से है तो बाहरी पुरस्कारों से तो नहीं आएगी। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत आनंद जिसे हमें प्राप्त हो, जो कार्य करके हमें व्यक्तिगत आनंद जो है प्राप्त हो, तो तभी हम कहेंगे कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। यानी दूसरों को दिखाने के लिए या फिर जो है बाहरी मोटिवेशन से अगर वो जो है उसे बच्चा प्रेरित है तो उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे, आंतरिक नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील कक्षा क्या होता है कि छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान निष्क्रिय प्राप्त करता होता है। निष्क्रिय प्राप्त करता प्रगतिशील कक्षा में नहीं होता है। होता क्या है कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा जो है तरीका है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो प्रगतिशील कक्षा में कैसी होती है, प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, तो वो सटीक तभी होगा जब बच्चा जो है उनको प्रमाणिक कार्य दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कैसी स्थिति है, ये आपको बताना है। तो बाधिता यानी कि इम्पेयरमेंट क्या होता है, और जो डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटी कार्य से संबंधित होती है ना, किसी कार्य को आप करने में एबल है, डिसेबल है, तो वो कार्य से तो संबंधित होती है। और जो इम्पेयरमेंट होता है यानी कि जो बाधिता होती है, बाधिता कैसी मानी जाएगी, एक जैविक विशेषता यहाँ पर जो है मानी जाएगी, या फिर उसे एक जैविक स्थिति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल आप सटीक लेकर ना चले जब तक कि आपकी सीबीएसई की आंसर की ना जाए। तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हमेशा होता ही है, तो हो सकता है सीबीएसई इसका क्या आंसर माने, तो वो उसके मतलब अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो है आंसर अभी तक हम ये लेकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अवलंबन के उदाहरण है? आलंबन मतलब एक तरह से इसके फोल्डिंग देना, सहारा देना। तो उसकी बात करें तो बोलकर सोचो, संकेत और इशारा, प्रश्न आधा हल किया, उदाहरण। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा रटकर दोहराव, है ना। तो यहाँ पर रटकर दोहराव तो नहीं होगा, और अगर बात करें बोलकर सोचो, बिल्कुल सही है। आधा हल किया हुआ उनको जो है क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। बी की अगर बात करें संकेत और इसमें इशारा दिया जाता है, और जो है इसमें जो है बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो हम उनके नैतिक विकास की बात करें तो जो बच्चा
मतलब विनिमय की बात करता है या फिर आदान प्रदान की बात करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, तो वो होती है कौन सी, मतलब स्टेज, दूसरी स्टेज नहीं होती है, तीसरी तो बिल्कुल नहीं होती है, पहला स्तर होता है, पहला चरण नहीं, पहला चरण में तो वो नहीं होता है। तो पहला चरण और दूसरा पहला स्तर और दूसरा चरण यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेज होती है, तो जिसमें स्तर तो पहला होता है और चरण जो है दूसरा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो उम्मीद करती हूँ आपके जो है अच्छा स्कोर बना होगा। तो आप अपना स्कोर 30 में से कितना बना है जरूर शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।